हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। तो आज का टॉपिक है सेल वॉल। कोशिका भित्ति। सेल वॉल या फिर हम कहेंगे कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर या आउटर रिजिड लेयर, आउटर रिजिड लेयर, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर किसके बाहर? कोशिका झिल्ली के बाहर आउटर प्रोटेक्टिव और रिजिड लेयर होती है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति एक निर्जीव परत होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जीव द्रव्य के द्वारा स्रावित निर्जीव परत जो कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ पाई जाती है, सुरक्षात्मक आवरण होता है, उसे हम कोशिका भित्ति कहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है कि कोशिका भित्ति है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर पाई है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये सेल वॉल है, वो किस किस के अंदर पाई जाती है? पहला फंजाई, दूसरा बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो यहाँ पर जो सेल वॉल होगी वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होगी। और जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, लिपिड, प्रोटीन आदि की बनी हुई होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेल वॉल है वो फंजाई के अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है और प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति है ये बाहर सुरक्षात्मक आवरण है जो कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ पाई जाती है। अब यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन है, लिपिड है, प्रोटीन है। इसके अलावा भी इसके अंदर लिग्निन, सुबेरिन आदि, क्यूटीन आदि पदार्थ है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल है इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक जब कोशिका की खोज कर रहे थे उसी समय उन्होंने हेक्सागोनल कंपार्टमेंट देखे थे इस तरीके के। ये जो हेक्सागोनल कंपार्टमेंट है ये कॉर्क के बने हुए थे, या फिर यहाँ पर ये जो निर्जीव कोशिका थी उसकी ये बाहर की जो कॉर्क की परत थी वो दिखाई दे रही थी, और जो कि क्या थी? कोशिका भित्ति थी। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि कोशिका भित्ति की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। तो कोशिका भित्ति की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। जब वो सेल की यानी कोशिका की खोज कर रहे थे उसी समय उन्होंने इस तरीके की हेक्सागोनल कंपार्टमेंट देखे जो कि कॉर्क के बने हुए थे। कॉर्क क्या है? ये निर्जीव बाहरी परत होती है, सुबेरिन की बनी हुई है। तो ये निर्जीव कोशिका थी जिसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था और बाहर की तरफ ये रिजिड कोशिका भित्ति पाई गई थी जो उन्होंने सबसे पहले देखी थी। तो इस तरीके से हमने ये कोशिका भित्ति के बारे में बातें देखी है, ठीक है। अब जो कोशिका भित्ति है उसके दो मुख्य घटक होते हैं, पहला फाइब्रिल और दूसरा होता है मैट्रिक्स। तो कोशिका भित्ति है ये मुख्य दो घटकों से मिलकर बनी होती है, फाइब्रिल और दूसरा होता है मैट्रिक्स। तो जो फाइब्रिल है ये सेल्यूलोज
सेल्यूलोज का पार्ट है। दूसरा जो मैट्रिक्स है ये हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन आदि से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो कोशिका भित्ति है यह सेल्यूलोजिक पार्ट होता है, हेमीसेल्यूलोजिक पार्ट होता है, इसमें पेक्टिन वगैरह भी पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें काइटिन, इसके अंदर क्यूटीन, सुबेरिन है, लिग्निन है, ये सभी भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की संरचना की, कि कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो कैसी होती है। कोशिका भित्ति की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति का निर्माण है वो कोशिका विभाजन के दौरान, जब कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा होता है, साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है, उस समय होता है। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान ये दो अलग अलग हैं वो केंद्रक बन गए हैं और उसी समय यहाँ पर बीच में एक मध्य पट्टिका का निर्माण होना शुरू होता है। तो इस समय ये जो कोशिका है इसके इक्वेटर पर ये बीच में मध्य पट्टिका बनना शुरू हो जाती है और ये जो मध्य पट्टिका होती है ये बिल्कुल मध्य में बनती है और ये बनी होती है पेक्टिन की, ठीक है। ये जो मध्य पट्टिका यहाँ पर बनना शुरू हो गई है ये पेक्टिन की बनी होती है, जिसके ऊपर फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव हो जाता है। तो इसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिससे मध्य पट्टिका या फिर मिडिल लैमेला का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या होगा, मिडिल लैमेला का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेक्टिन और कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा मिडिल लैमेला का निर्माण होता है। तो अब हम यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से देखते हैं कि कैसे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो बीच में सबसे पहले मिडिल लैमेला का ही निर्माण होता है। मिडिल लैमेला होता है जो कि दो कोशिकाओं को बीच में आपस में जोड़ने वाला पार्ट होता है या फिर आधारी कनेक्टिव पार्ट होता है, जो आधारी पार्ट होता है जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखता है। तो यहाँ पर ये हो गया मिडिल लैमेला, ठीक है। ये दो कोशिकाएं मान लेते हैं हम, पहली सेल हो गई और ये हो गई दूसरी सेल, ठीक है। तो ये है मिडिल लैमेला, से हम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मिडिल लैमेला है जो आधारी पार्ट हो गया या फिर आधारी परत है जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का जोड़ रही है। तो यहाँ पर ए और ये हो गई सेल बी, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये मिडिल लैमेला का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पर जीव द्रव्य के अंदर जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन है, वो इसके बाहर की तरफ जमना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि जीव द्रव्य की तरफ है वो इनका जमाव होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं अंदर की तरफ अगली परत, जिसे हम बोलेंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो ये जो नई मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ जो बन रही है परत, इसे हम बोलेंगे प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर ये जो परत बन रही है इसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किस किस की बनी है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये मिडिल लैमेला के दोनों सेल मतलब जीव द्रव्य की तरफ, यहाँ पर ये जो मिडिल लैमेला है इस कोशिका के जीव द्रव्य की तरफ अंदर की तरफ बन रही है, जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल बोल रहे हैं।
प्राइमरी सेल वॉल है ये लचीली होती है, ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पर अभी जो ये कोशिका भित्ति है इसके अंदर लचीलापन बना हुआ रहता है। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो लगातार विभाजन करती रहती है उन सेल्स के अंदर सिर्फ प्राथमिक कोशिका भित्ति का ही निर्माण होता है, जिसकी वजह से इनकी कोशिका भित्ति है वो लचीली होती है। इसके बाद में यहाँ पर द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है वो जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके अंदर की तरफ यानी कि इस तरफ जीवद्रव्य की तरफ यहाँ पर लिग्निन, सुबेरिन आदि के जमाव की वजह से सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसका निर्माण होगा, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो त्रिस्तरीय परत होती है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, S1, S2, S3। हम इन्हें नाम दे सकते हैं कि S1, S2, S3 है। और ये जो तीनों परत होती हैं ये तीनों परतें बिल्कुल एक दूसरे से रासायनिक और भौतिक दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग होती है और अलग अलग दिखाई भी देती है। इस तरीके से हम बना सकते हैं कि ये सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी S1 हो गई, ठीक है, S1 लेयर हो गई। फिर ये सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी द्वितीय परत है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है या द्वितीय कोशिका भित्ति होती है इसकी जो दूसरी मध्य ये जो परत होती है वो थोड़ी मोटी होती है। तो ये क्या हो गई, S2 बोल सकते हैं हम, यहाँ इसे मध्य परत कह सकते हैं। और इसी के साथ बाहर की तरफ एक और परत पाई जाती है जो तीसरी परत होगी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है या द्वितीयक कोशिका भित्ति है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और ये जो तीनों परतें हैं वो आसानी से एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि मिडिल लैमेला का निर्माण हो गया है, प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हो गया है, और इसी के साथ अब यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का भी निर्माण हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसके अंदर की तरफ कुछ इसके अलावा इसके अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसके अंदर की तरफ हेमीसेलुलोज होता है, जाइलिन होता है, इसके जमाव की वजह से यहाँ पर टर्सरी सेल वॉल भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर टर्सरी सेल वॉल बनती है तो वह हेमीसेलुलोज और जाइलिन के जमाव की वजह से दिखाई देती है। तो अगर यहाँ पर टर्सरी सेल वॉल बनती है तो वो किसकी वजह से बनेगी, ये है टर्सरी सेल वॉल, और ये किसकी वजह से बनेगी, हेमीसेलुलोज और जाइलिन, ठीक है, जाइलिन के जमाव की वजह से यहाँ पर ये टर्सरी सेल वॉल है वो बनती है। अब इस तरीके से हमने देखा है कि जो सेल वॉल है या फिर जो कोशिका भित्ति होती है यह मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है यह इसमें प्राथमिक कोशिका भित्ति है, द्वितीय कोशिका भित्ति है और तृतीय कोशिका भित्ति बनती है। जैसे ही कोशिका भित्ति के अंदर जो दूसरी कोशिका भित्ति की लेयर बन जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, तो इस कोशिका भित्ति की लचीलापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, समाप्त तो हो जाता है ना, और इसकी वजह से ये जो कोशिका भित्ति है वो रिजिड हो जाती है और इसका जो लचीलापन है वो हमें पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किस किस की वजह से बन रही है, एक तो इसके अंदर लिग्निन का जमाव हो रहा है, सुबेरिन, इसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो कोशिका भित्ति है वो थोड़ी ज़्यादा रिजिड हो जाती है। ये तो बात हो गई कोशिका भित्ति की संरचना की, कोशिका भित्ति की संरचना कैसे होती है। अब जो कोशिका भित्ति है, ये जो सेल वॉल का निर्माण हो रहा है, तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं। तो यहाँ पर
इनमें ये जो सेल्स होते हैं इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं या इनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके द्वारा ये जो दो कोशिकाएं हैं वे एक दूसरे के द्वारा संपर्क में रहती है। जीव द्रव्य के बीच में जीव द्रव्य का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर जब मिडिल लैमेला का निर्माण होता है, तो मिडिल लैमेला का निर्माण होता है कोशिका विभाजन के समय जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है उस समय होता है। और जो मिडिल लैमेला का निर्माण होता है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी कुछ उसके जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी जो वेसिकल्स होती हैं और या फिर फ्रेगमोसोम्स होते हैं वो सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिडिल लैमेला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखें कि यहाँ पर सर जो मिडिल लैमेला है इसका निर्माण किससे हो रहा है, एक तो ER एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स हो गया। दूसरा जिसके अंदर गोल्जी वेसाइकल्स और तीसरा होता है फ्रेगमोसोम्स। इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है, मिडिल लैमेला का निर्माण होता है। तो ये जो गोल्जी एलिमेंट्स होते हैं ये बड़े खंड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसी के साथ साथ गोल्जी वेसाइकल्स होती हैं वो इसके साथ साथ जुड़ती जाती हैं और फ्रेगमोसोम्स हैं वो भी कुछ बड़ी वेसाइकल्स होती हैं जो इनके साथ साथ जुड़ जाती हैं। इनके बीच में पेक्टिन है वो भर जाता है, इन वेसाइकल्स के बीच में पेक्टिन है वो भर जाता है जिससे एक झिल्ली का निर्माण होता है जिसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो मिडिल लैमेला का निर्माण होता है वो ER और गोल्जी के द्वारा होता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। तो कोशिका भित्ति सबसे पहले तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि कोशिका भित्ति है ये बाहर की तरफ पाई जा रही है, तो ये सुरक्षात्मक आवरण हो गया जो सुरक्षा का कार्य करती है। तो ये प्लांट सेल्स के बाहर की तरफ पाई जाएगी, तो यह अंदर के जो पार्ट है उनकी सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा ये काम करती है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना, यानी या फिर हम कहेंगे कि ये जो कोशिका भित्ति है यह मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रही है, जो मजबूती प्रदान करती है कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का। या फिर प्लांट सेल्स हैं तो प्लांट के अंदर पाई जा रही है तो प्लांट को ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करेगी। साथ ही साथ ये जो सेल वॉल होती है ये कार्य करती है कि ये आकार को बनाए रखती है, कोशिका की आकार को बनाए रखने का भी कार्य कर रही है। तो इस तरीके से हमने इसके कार्य देखे हैं कि ये क्या क्या कर रही है, ये मजबूती प्रदान कर रही है, ये आकार को बनाए रख रही है, साथ ही ये यांत्रिक शक्ति भी प्रदान कर रही है।